हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ मैं प्यारी प्यारी सी कहानियाँ, और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। और आज की कहानी जो है वो मेरी है लव स्टोरी। और इस लव स्टोरी में क्या क्या होता है, चलिए मैं आपके साथ इस कहानी को सुनाना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते और शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का जो मेरा शीर्षक है वो है अपशकुनी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। आरव पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके उतर ही रहा था कि सामने से स्कूटी से उतरती लड़की को देखकर वह ठगा सा रह गया। उस लड़की ने बड़ी अदा से हेलमेट हेलमेट उतार कर बालों को झटका तो मानो बिजली सी कौंध गई। उसके स्कूटी खड़ा कर आगे बढ़ने तक वह बड़े ध्यान से उसे देखता रहा। सलीके से पहने हैंडलूम की साड़ी, कंधों तक लहराते काले बाल और एकाएक कदम नाप तौल कर रखती गरिमा से भरी चाल उसके व्यक्तित्व को अद्भुत आभा प्रदान कर रहे थे। अपनी मौसेरी बहन के बेटे चिराग के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए आरव उत्सव रिजोर्ट आया था। वह लड़की भी उत्सव की ओर ही जा रही थी। आरव को कुछ और देर तक उसे निहारने का सुख मिल गया। उत्सव के गेट में घुसते ही वह लपक कर लिफ्ट की ओर दौड़ गई। जब तक आरव को होश आता, लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। आरव के पास अब इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था। पहली बार उसे अपनी धीमी गति से चलने के कारण खुद पर गुस्सा आ रहा था। जब वह तीसरी मंजिल पर पार्टी वाले हॉल में पहुंचा तो उसी लड़की को अपनी बहन सुलेखा से बात करते देख हैरान रह गया। उसे देखते ही सुलेखा खिलखिलाकर हंस दी। तुम शायद इसी की शिकायत कर रही हो। यही पीछा कर रहा था ना तुम्हारा। ठहरो, अभी इसके कान पकड़ती हूँ। सुरेखा नाटकीय अंदाज में बोली। मैं खुद कान पकड़ता हूँ दीदी। मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा था। मैं तो चिराग के जन्मदिन की पार्टी में आ रहा था। कोई मेरे आगे चल रहा है तो मैं क्या करूं। मैं ऐसे दिलफेक लड़कों के लटके झटके खूब समझती हूँ। जरा पूछिए इनसे कि ये महाशय मेरे पीछे ही क्यों चल रहे थे। तेज कदमों से चलकर मेरे आगे क्यों नहीं निकल गए थे। आरव, तुम्हें आरुषि के इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हारा। सुरेखा को न्यायाधीश बनने में आनंद आने लगा था। ऐसा कोई नियम है क्या दीदी कि सड़क पर किसी लड़की के पीछे नहीं चल सकते। आरव ने जवाब में सवाल खड़ा कर दिया। नियम तो नहीं है, पर इसे पीछा करना कहते हैं बच्चों, और इसके लिए तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। सुरेखा मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, आपका यही निर्णय है तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। आरव जोर से हंसा, पर तभी चिराग आ धमका और बात बीच में ही रह गई थी। मामा, कितनी देर से आए हो, मेरा गिफ्ट कहाँ है। चिराग आरव की बाहों में झूल गया था। आरव ने छोटा सा पैकेट निकालकर चिराग को थमा दिया था। इतना छोटा सा गिफ्ट। चिराग ने मुंह बना लिया। खोल कर तो देखो, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चिराग ने बड़े यत्न से कागज में लपेटा हुआ पैकेट एक झटके में फाड़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ओह वाह, वीडियो गेम। मामा, आप सचमुच ग्रेट हो। पापा देखो, अनु मामा मेरे लिए क्या लाए हैं। चिराग और पापा वीडियो गेम को देखने में व्यस्त हो गए। सुरेखा भी दूसरे मेहमानों की आवभगत में जुट गई। आरव का ध्यान फिर पास ही बैठी आरुषि की ओर आकर्षित हो गया। उसके लिए मानो अन्य अतिथि वहां होकर भी नहीं थे। उसका मन कर रहा था कि वह बस आरुषि को ही निहारता रहे। एक दो बार कनखियों से देखते हुए उसकी दृष्टि आरुषि से मिली तो लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जन्मदिन का उत्सव समाप्त होते ही उसने सुरेखा से पूछा, दीदी, कौन है वह। पहले तो उसे कभी नहीं देखा। किसकी बात कर रहा है तू। सब कुछ समझते हुए भी सुरेखा मुस्कुराई। वही जो आपसे मेरी शिकायत कर रही थी। आरव ने भी मुस्कुराकर कह दिया। तुझे क्या करना है, तू तो विवाह के नाम से ही दूर भागता है। करियर बनाना है, जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते में तो विवाह तो सबसे बड़ी बाधा है ना। सुरेखा ने
आरव के ही शब्द दोहरा दिए। पर दीदी, आरुषि को देखते ही मैंने अपना ख्याल बदल लिया है। पता नहीं क्या जादू है उसके व्यक्तित्व में, कुछ बताइए ना उसके बारे में। यही तो रोना है। जिस आरुषि को देखकर तुम सम्मोहित हुए हो, उसने अपनी चारों तरफ वैराग्य का ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि उस तक पहुंचना कठिन ही नहीं, असंभव है। और क्यों ना हो, इस संसार ने भी तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। सुरेखा का दर्दिल स्वभाव सुनकर आरव चौंक उठा। ऐसा क्या कर दिया संसार ने आरुषि के साथ? क्षण मात्र में ही सब अब तक की सुनी हुई समस्त अनहोनी घटनाएं आरव के मानस पटल पर कौंध गईं। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, हमारे पुराने गोली गुड़ा वाले घर के सामने डॉक्टर निशी राय रहा करते थे। खूब याद है। आरव सुरेखा की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। हाँ, बचपन में मैं बीमार पड़ने पर माँ मुझे उन्हीं के पास इलाज के लिए ले जाती थी। वे हमारे दूर के रिश्ते के चाचा थे। आरुषि उनकी बहन सुनिंदा की छोटी बेटी है। लेकिन हुआ क्या उसके साथ? आरव उतावला हो बैठा। वह उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। 5 वर्ष पहले की बात है। आरुषि का विवाह एक बड़े संपन्न परिवार में तय हुआ था। गोद भराई की रस्म के बाद जब वर पक्ष के लोग वापस लौट रहे थे, तो उनकी कार के सामने से आते हुए एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उस दुर्घटना में भावी वर और उसके पिता दोनों की मौत हो गई। ओह, कितना अप्रत्याशित हो रहा होगा सब। अप्रत्याशित? यह कहो कि बिजली गिरी थी आरुषि और उसके परिवार पर। आरुषि तो पत्थर हो गई थी यह सब देखकर। उसके माता पिता सांत्वना देने के लिए गए थे वर पक्ष के पास, पर वर पक्ष ने तो उनका मुंह भी देखना पसंद नहीं किया। बैठने के लिए पूछना तो दूर की बात है। सुरेखा ने बताया। कितना संताप झेलना पड़ा होगा बेचारी को। आरव बुझे स्वर में बोला। 2-3 वर्ष इलाज करवाया गया आरुषि का, तब कहीं जाकर सामान्य हुई है। अब भी छोटी सी बात से डर जाती है, जैसे तुम उसके पीछे चल रहे थे पर उसको लगा कि तुम उसका पीछा कर रहे थे। कोई जोर से बोल दे या रात के सन्नाटे के उभरते स्वर, सबसे वह छोटी सी बच्ची की तरह डर जाती है। माता पिता ने फिर से विवाह की कोशिश नहीं की थी, पर उसके अपशकुनी होने की बात कुछ ऐसी फैल गई थी कि कोई तैयार ही नहीं होता था। माता पिता ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया, ढाढ़स बंधाई, तब कहीं जाकर फिर से उसने पढ़ाई प्रारंभ की। अर्थशास्त्र में एमफिल करते ही यहाँ महिला कॉलेज में व्याख्यात बन गई है। मुश्किल से 6 माह हुए हैं यहाँ आए। कॉलेज के छात्रावास में ही रहती है, कहीं खास आना जाना भी नहीं है। कभी बहुत आग्रह करने पर हमारे यहाँ चली आती है। कितने दुख की बात है। जीवन ने उसके साथ बड़ा क्रूर उपहास किया है। आरव को उससे हमदर्दी हो आई थी। जीवन से अधिक क्रूर मजाक तो उसके अपनों ने किया है। 2 बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है। तीनों अपनी अपनी गृहस्थी में इतने मगन हैं कि छोटी बहन के संबंध में सोचते तक नहीं। मेरी बुआ यानी आरुषि की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। एक और बीमार पति की तीमारदारी तो दूसरी ओर आरुषि की समस्या। उनका हाल पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। सुरेखा का गला भर आया, आंखें भी भीग गई। जो हुआ बहुत दुखद था, पर दीदी, इसका अर्थ यह तो नहीं कि पूरा जीवन एक दुर्घटना की भेंट चढ़ा दी जाए। आरव को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तुम सही कह रहे हो आरव, पर यह सब उसे बताएगा कौन? अभी तक तो सब ने उसके घावों पर नमक ही छिड़कने का काम किया है। एक दिन अचानक वह मुझसे मिलने चली आई। बातों ही बातों में पता चला कि तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली तो कुछ छात्राएं उसके सामने पड़ गईं। आरुषि को देखते ही वे आपस में ऊंचे स्वर में बातें करने लगी कि आज सवेरे सवेरे आरुषि मैडम का मुंह देख लिया है, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। यह बताते हुए वह रो पड़ी। सुरेखा ने बताया। इस तरह कमजोर पड़ने से काम कैसे चलेगा?
उन छात्राओं को तभी इतनी खरी खोटी सुनानी चाहिए थी कि फिर से ऐसी बेहुदा बात कहने का साहस न कर पाए। आरव क्रोध से भर उठा। कहना बहुत सरल होता है, अपनी ही बात ले लो। कुछ ही देर पहले तुम आरुषि के व्यक्तित्व से पूर्णतः अभिभूत लग रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे मन में उसके प्रति वही भावनाएं होंगी। सुरेखा व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। आपके इस प्रश्न का उत्तर अभी तो मेरे पास नहीं है। सब कुछ जानने समझने के लिए समय तो चाहिए ही ना दीदी। आरव के हर शब्द में गहराई थी, आरुषि के प्रति सहानुभूति थी। सुरेखा बस मुस्कुरा कर रह गई थी। आरव के जाने के बाद सुरेखा सोच में डूब गई। उसके मन में विचारों का तेजी से मंथन चल रहा था। कभी वह आरव के बारे में सोचती तो कभी आरुषि के बारे में। कब तक यूं ही बैठी रहोगी? ढेरों काम पड़े हैं। तभी सुरेखा के पति ने उसकी निंद्रा भंग की। क्या करूं? फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। पता नहीं आरुषि को कोई सहारा देने का साहस जुटा पाएगा या नहीं। निराश स्वर में वह सुरेखा बोल उठी। इस चिंता में घुलना छोड़ दो सुरेखा। आरुषि पढ़ी लिखी है, समझदार है, आत्मनिर्भर है। धीरे धीरे अपने बलबूते जीना सीख जाएगी। उसके पति ने उसे समझाना चाहा। कुछ माह भी नहीं बीते थे कि एक दिन अचानक ही शुभदा मौसी का फोन आया। इधर उधर की बात करने के बाद वे बोली, क्या कहूँ सुरेखा, मन रोने को हो रहा है, पर सोचा पहले तुमसे बात कर लूं, शायद तुम ही कोई राह सुझा सको। क्या हुआ मौसी, सब खैरियत तो है? सुरेखा बोली। मेरी कुशलता की इतनी चिंता कब से होने लगी तुम्हें? काश तुमने मुझे समय से सचेत कर दिया होता। क्या कह रही हो मौसी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। सुरेखा परेशान हो उठी। मैं उस मुई आरुषि की बात कर रही हूँ। पता नहीं कब से प्रेम लीला चल रही है दोनों की। अब आरव जिद ठाने बैठा है कि विवाह करेगा तो आरुषि से ही, नहीं तो कुंवारा रहेगा। मेरा विश्वास करो मौसी, मुझे तो इस संबंध में कुछ भी पता नहीं है। पर आरव तो कह रहा था कि वह आरुषि से पहली बार चिराग के जन्मदिन पर ही मिला था। उस समारोह में तो बहुत से लोग आमंत्रित थे। कहाँ क्या चल रहा था मैं कैसे बता सकती हूँ। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर अब तो कुछ करो। सुरेखा, मेरा तो एक ही बेटा है, उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। शुभदा फोन पर ही रो पड़ी। ऐसा मत बोलो मौसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई हो। सुरेखा ने उन्हें ढांढस बंधाया। इसमें क्या अच्छाई होगी? मेरी तो सारी उमंगों पर पानी फिर गया। इससे तो आरव कुंवारा ही रह जाता तो मैं संतोष कर लेती। सुरेखा, वादा कर कि तू आरव को समझा लेगी। ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगी मौसी, पर कोई वादा नहीं करती। तुम तो जानती ही हो आजकल कौन किसकी सुनता है। जब आरव तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो मेरी क्या मानेगा। सुरेखा ने अपनी विवशता जताई। प्रयत्न करने में क्या बुराई है? तुझे तो बहुत मान देता है, शायद मान जाए। अपनी मौसी के लिए तू इतना भी नहीं करेगी? शुभदा ने जोर डालते हुए कहा। क्यों शर्मिंदा करती हो मौसी, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। सुरेखा ने शुभदा को आश्वस्त तो कर दिया, पर अति व्यस्तता के कारण अगले 2 महीने तक आरुषि और आरव से मिलने तक का समय नहीं निकाल पाई। पर एक दिन अचानक शुभदा मौसी को आया देख उसके तो आश्चर्य की सीमा ही ना रही। आओ मौसी, तुम्हारा फोन आने के बाद मैं इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई थी और व्यस्तता के कारण आरव से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाई। मैं आज ही आरव से मिलने की कोशिश करूंगी। सुरेखा मौसी को अचानक आया देख वह अचकचा कर बोली। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं बेटी, मैं तो उन दोनों के विवाह का निमंत्रण देने आई हूँ। आरव को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह नहीं माना। पता नहीं उस जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया। बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। शुभदा मौसी भरे
गले से बोली और निमंत्रण पत्र देकर उल्टे पांव लौट गई। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें रोक नहीं पाई। शायद वे आरव और आरुषि के विवाह के लिए सुरेखा को ही दोषी मान रही थी। शुभदा मौसी तो निमंत्रण पत्र देकर चली गई, पर सुरेखा के मन में बेचैनी हो रही थी कि आखिर आरव और आरुषि के बारे में सब कुछ जानने के बाद विवाह के लिए राजी हो गया और आरुषि कैसे अपनी पुरानी यादों को भूलकर विवाह के लिए तैयार हो गई। सुरेखा ने आरव और अवनी से बात की तो दोनों ने ही कहा, दीदी, हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया है। साथ ही हम यह भी समझ गए हैं कि शकुन अपशकुन कुछ नहीं होता। जीवन साथी अगर अच्छा हो तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। इसीलिए एक दूसरे को समझने के बाद ही हमने शादी का फैसला लिया है। सुरेखा ने अपने मन में चैन की सांस ली। आरव और आरुषि का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ था। शुभदा मौसी किसी अशुभ की आशंका में सोते हुए भी चौंक जाती थी। आरव और आरुषि के विवाह को अब 5 वर्ष का समय बीत चुका है। 2 नन्हे मुन्नों के साथ दोनों अपनी गृहस्थी में कुछ ऐसे रमे हैं कि दीन दुनिया का होश ही नहीं है। पर शुभदा मौसी हर परिचित को यह समझाना नहीं भूलती कि शकुन अपशकुन कुछ नहीं होता, यह तो केवल लोगों का वहम होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक प्यारी सी लव स्टोरी जिसमें एक संदेश भी छुपा था। आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी बातों पर शकुन और अपशकुन की बहुत सारी मान्यताएं हैं। पर हम आज के दौर में जी रहे हैं और शकुन अपशकुन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। दुर्घटना किसी के भी साथ और कभी भी हो सकती है। अगर आरुषि की जिससे पहले सगाई हुई थी या जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती, तो इसमें आरुषि का कोई लेना देना नहीं था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी कि शकुन अपशकुन कुछ नहीं होता है। हमें बस अपने कर्मों पर कर्म किए करते रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर भरोसा होना चाहिए कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा हमारे साथ। और बैठा है ना वो ऊपर वाला, हमारी डोर तो सब उन्हीं के हाथों में है। तो फिर किस तरह से घबराना कि शकुन या अपशकुन ऐसा कुछ होता है। तो ये सब ना हमारी ना मन की ना एक मतलब इसको क्या कह सकते हैं, हमारी मन की एक सोच ही है। जब हमें डर लगता है हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि शायद हमने ऐसा किया था, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ये सब हमारे मन का वहम ही होता है। शकुन अपशकुन जैसी कुछ बातें नहीं होती है। और आरुषि और आरव दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं। तो ये कहानी यही समझाती है कि शकुन अपशकुन जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। हमें अपने केवल 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 अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे, हाँ, कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, पर शकुन अपशकुन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के ज़रिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।